जर्मन में डेर दी दस लगता है ना एकदम रैंडम, जैसे कोई रूल ही नहीं है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। पर आज इस कन्फ्यूजन को हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो सवाल यह है कि क्या ये सच में रैंडम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा सीक्रेट है, और वो सीक्रेट छिपा है सेंटेंस के हीरो को पहचानने में। जी हाँ, हर जर्मन सेंटेंस का एक हीरो होता है, और आज हम उसी से मिलने वाले हैं। अच्छा, ये जो भारी भरकम शब्द है ना, नॉमिनेटिव केस, इसको भूल जाइए। आज से हम इसे बोलेंगे हीरो। तो कौन है ये हीरो? अरे बहुत सिंपल है। हीरो वो है जो सेंटेंस में काम कर रहा है, यानी हमारा सब्जेक्ट। जो भी सेंटेंस में मैं एक्शन कर रहा है, बस वही है हमारा हीरो। जैसे एक सिंपल सा हिंदी सेंटेंस लेते हैं, राम सेब खाता है। अब बताइए, यहां खाने का काम कौन कर रहा है? राम है ना? तो राम ही इस वाक्य का हीरो हुआ। यही है नॉमिनेटिव केस। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? जर्मन में भी ये लॉजिक एग्जैक्टली 100% सेम है। आपको बस काम करने वाले को ढूंढना है, हीरो को ढूंढना है। मिल गया हीरो तो मिल गया नॉमिनेटिव। देखा है ना आसान? ठीक है, तो अब जब हमें पता चल गया है कि हीरो को कैसे पहचानना है, तो चलिए अब उसके 3 गोल्डन रूल्स भी जान लेते हैं। ये रूल्स हमेशा हमेशा आपको हीरो को ढूंढने में मदद करेंगे। ये 3 नियम आपकी सुपर टूल किट हैं। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट ही हमेशा हीरो यानी नॉमिनेटिव होता है। रूल नंबर 2, अगर आपको हीरो नहीं मिल रहा तो बस सवाल पूछो कौन यानी वेयर, या क्या यानी वास। जो जवाब मिलेगा वही हीरो है। और रूल नंबर 3, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है वर्ब साइन का जादू। तो ये तीसरा रूल वर्ब साइन यानी टू बी के बारे में है। ये बहुत स्पेशल है। जब आप कहते हैं Das ist ein Tisch, मतलब यह एक मेज है, तो यहां कोई काम तो हो नहीं रहा, राइट? आप बस ये बता रहे हैं कि यह और मेज एक ही चीज है। तो बस ist को एक इक्वल्स टू के साइन की तरह सोचिए। Das इक्वल्स टू ein Tisch। इसलिए यहां पर दोनों ही हीरो हैं, दोनों ही नॉमिनेटिव। ओके, अब बारी है उस चीज की जिससे सब डरते हैं, आर्टिकल चार्ट। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि नॉमिनेटिव केस में हम हीरो को उसके सबसे सिंपल, सबसे ओरिजिनल फॉर्म में देखते हैं। हाँ, चार्ट देखने से पहले एक गहरी सांस ले लीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि नॉमिनेटिव केस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आर्टिकल्स में कोई बदलाव होता ही नहीं है, 0 चेंजेस। ये उनकी बेस फॉर्म है, जो आपने याद किया, बस वही यूज करना है। तो ये रहा हमारा सिंपल सा चार्ट। मैस्कुलिन के लिए डेयर, जैसे देयर मन। फेमिनिन के लिए दी, जैसे दी फ्राउ। न्यूटर के लिए दास, जैसे दास किंड। और हाँ, प्लूरल मतलब बहुवचन के लिए भी दी। बस नॉमिनेटिव केस में यही इनका ओरिजिनल फॉर्म है। सिंपल है ना? चलो, बहुत हो गई थ्योरी। अब टाइम है एक्शन का। जो कुछ भी हमने अभी सीखा है उसे फटाफट टेस्ट करते हैं। तैयार हैं एक क्विक टेस्ट के लिए? ओके, तो स्क्रीन पर सेंटेंस देखिए, माइन फादर इज नेट। इसका मतलब है पिताजी अच्छे हैं। अब आपको बस ये ब्लैंक स्पेस भरना है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस का हीरो कौन है? कौन अच्छा है? पिताजी, राइट? और आपको एक हिंट देते हैं, वेटर मैस्कुलिन वर्ड है। तो बताइए आपका जवाब क्या होगा, ए, डी या बी, डेयर? और सही जवाब है बी, डेयर। ब्रिलियंट। क्यों? क्योंकि पिताजी इस वाक्य के सब्जेक्ट हैं, हमारे हीरो हैं, और वो मैस्कुलिन हैं। इसलिए हम उनका ओरिजिनल डिफॉल्ट आर्टिकल देयर ही यूज करेंगे। देयर फादर इज नेट। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने अभी अभी जर्मन ग्रामर की सबसे जरूरी, सबसे फंडामेंटल चीज सीख ली है, नॉमिनेटिव केस को समझना। मतलब आपने ग्रामर की नींव रख दी है। सो वेल डन। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भाई, हर कहानी में हीरो होता है तो एक विलन भी तो होता है ना, है ना? तो अब सवाल यह है कि जब हमारा हीरो किसी विलन से टकराएगा तब क्या होगा? यानी जब सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट आएगा तब आर्टिकल्स कैसे बदलेंगे? ये जानेंगे हम अपने अगले एपिसोड में।